तो सीसीपी स्ट्रक्चर में थर्ड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितना था? थर्ड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस √3/2a। √3/2a डिस्टेंस पे टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट स्फीयर्स 24 प्रेजेंट। ठीक है, अब 24 कैसे प्रेजेंट है आप इसको कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो? जैसे देखो, एक कॉर्नर अगर हम कंसीडर करें तो उस कॉर्नर से टोटल 6 एजेस पास करती है। ठीक है, कितनी एज वहां से पास करती है? कॉर्नर से 6 एज पास करती है। जैसे एक तो आपने डायग्राम में देखा था कि एक एज लेंथ के बराबर पहले नीचे है, नीचे वाले कॉर्नर पे, और फिर उस नीचे वाले कॉर्नर के करस्पॉन्डिंग जो फेस है उस फेस के सेंटर तक हम पहुंच गए। ठीक है, तो वो जो डिस्टेंस था वही √3/2a के बराबर था। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो उस एज के करस्पॉन्डिंग ऐसे 4 फेस सेंटर मिल जाएंगे। एक एज के करस्पॉन्डिंग 4 फेस सेंटर, ऐसे ही दूसरे एज के करस्पॉन्डिंग भी 4 फेस सेंटर, तीसरे के करस्पॉन्डिंग भी 4, चौथे के करस्पॉन्डिंग भी 4, पांचवें के करस्पॉन्डिंग भी 4, छठे के करस्पॉन्डिंग भी 4, तो टोटल 6 × 4 24 फेस सेंटर हो। तो 24 फेस सेंटर है, इसका मतलब है कि वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए? 24 होना चाहिए। तो आप नोट कर लो कोऑर्डिनेशन नंबर थर्ड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग इज इक्वल टू √3/2a, और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट स्फीयर प्रेजेंट है कितने? 24। ठीक है, फोर्थ नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितना था यहाँ पे? a√2। तो a√2 डिस्टेंस पे कितने होते हैं? 12। a√2 डिस्टेंस पे 12। फिर फिफ्थ नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस a√3, a√3 डिस्टेंस पे कितने? 8। अब आप नोट करो एनालिसिस ऑफ वेरियस आयनिक स्ट्रक्चर, एनालिसिस ऑफ वेरियस आयनिक स्ट्रक्चर। एनालिसिस ऑफ वेरियस आयनिक स्ट्रक्चर, इसमें फर्स्ट केस कंसिडर करते हैं रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, इसका डिटेल लिखो। इन दिस स्ट्रक्चर anion occupy, in this structure anion occupy CCP, in this structure anion occupy CCP lattice, in this structure anion occupy CCP lattice, whereas cation occupy all the octahedral wad, whereas cation occupy all the octahedral wad present in the CCP lattice of anion, present in the CCP lattice of anion.
नहीं, ये जरूरी नहीं, इसीलिए अलग अलग स्ट्रक्चर में अलग अलग अरेंजमेंट होता है। मैं दोबारा बोल दो। मैं एक बार स्टेटमेंट को रिपीट कर देता हूँ। इन दिस स्ट्रक्चर anion occupy CCP lattice. In this structure anion occupy CCP lattice, whereas cation occupy all the octahedral wad present in the CCP lattice of anion. Present in the CCP lattice of anion. मैं इसका आंसर तो कर दे दिया, मैं क्वेश्चन भी भूल गया इसका। हाँ, क्या पूछा तूने? हाँ, जरूरी नहीं है कि किसी यूनिट सेल में सारे ऑक्टाहेड्रल वैड और सारे टेट्राहेड्रल वैड ऑक्यूपाइड, ठीक है। हो सकता है 25% ऑक्टाहेड्रल वैड ही सिर्फ ऑक्यूपाइड हो सकता है 25% ऑक्टाहेड्रल वैड ऑक्यूपाइड हो और 50% टेट्राहेड्रल वैड ऑक्यूपाइड हो। अलग अलग सिचुएशन होती है, उसी के करस्पॉन्डिंग अलग अलग स्ट्रक्चर बनते हैं। तो अब आप देखो रैंक ऑफ एनायन, यहां पे क्या हो जाएगा भाई? मान लो एनायन को हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो रैंक ऑफ एनायन 8 एट कॉर्नर into 1/8 plus 6 at face center multiplied by half, तो ये आ गया 4। रैंक ऑफ कैटायन, ए, तो कैटायन कहाँ है? 12 एट एच सेंटर into 1/4 plus 1 at body center multiplied by 1, तो ये आ गया 4। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या हो जाएगा? A4B4। सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई? सिंपलेस्ट फॉर्मूला इज इक्वल टू AB। रैंक क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ सिंपलेस्ट फॉर्मूला यूनिट प्रेजेंट पर यूनिट सेल, तो रैंक 4 हो जाएगा। रैंक 4 हो गया। ठीक है, अब देखो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में कैटायन कहाँ है? ऑक्टाहेड्रल वैड। ऑक्टाहेड्रल वैड में जो स्फीयर है वो कितने लैटिस स्फीयर से सराउंडेड होता है? 6 स्फीयर से सराउंडेड होगा, मतलब 6 एनायन से सराउंडेड होगा। तो कैटायन कितने एनायन से सराउंडेड है? 6। और एनायन कितने कैटायन से सराउंडेड है? अब इसको देखो, एनायन कहाँ है? सीसीपी में, मतलब कॉर्नर पे भी है, ठीक है ना। कहां पे है? कॉर्नर पे। अब देखो, अगर हम एक कॉर्नर को कंसीडर करें तो उस कॉर्नर से कितनी एज पास करती है? 6। अभी देखा था, 6 एज पास करती है ना। हर एज का जो सेंटर है वो ऑक्टाहेड्रल वैड है। अरे बोलो, ये कॉर्नर से वो एज सेंटर कितना डिस्टेंस पे? A/2। एक बॉडी सेंटर भी ऑक्टाहेड्रल वैड है, लेकिन वो कितने डिस्टेंस पे? A√3/2। तो A/2 के बराबर A√3/2 तो नहीं है। इसका मतलब है कि हम नियरेस्ट ऑक्टाहेड्रल वैड को अगर हम कंसीडर करें तो नियरेस्ट ऑक्टाहेड्रल वैड तो A/2 डिस्टेंस पे ही होगा। तो A/2 डिस्टेंस पे कितने ऑक्टाहेड्रल वैड होंगे? 6 होंगे। नोट में लिखो पहले इस बात को। लिखो
total number of nearby octahedral wad, total number of nearby octahedral wad in surrounding of a given constituent sphere, in CCP is equal to 6, अगर ये सारे ऑक्यूपाइड है तो एनायन के सराउंडिंग में 6 कैटायन हो जाएंगे। अगर 50% ऑक्यूपाइड है तो एनायन के सराउंडिंग में 3 कैटायन हो जाएंगे। 25% ऑक्यूपाइड है तो कितना? 1.5 होना चाहिए। अगर 25% है तो उसको 3/2 लिख करके फिर आगे फॉर्मूला को सिंप्लीफाई किया जा सकता। अच्छा, तो आपने ये देखा कि कैटायन के सराउंडिंग में कितने एनायन है? 6, क्योंकि कैटायन तो ऑक्टाहेड्रल वैड के अंदर है, तो ऑक्टाहेड्रल वैड 6 लैटिस स्फीयर से सराउंडेड होता है, तो इसलिए एक कैटायन के सराउंडिंग में 6 एनायन हो गए। और एनायन कहा था? कॉर्नर पे। कॉर्नर के सराउंडिंग में नियर बाई ऑक्टाहेड्रल वैड कितना था? 6, और सारा ऑक्यूपाइड है, तो ईच कैटायन इज सराउंडेड बाय 6 एनायन and each anion is surrounded by 6 cation. Therefore there exists 6:6 coordination number. ये भी एक टर्म यहाँ पे यूज किया जाता है। लिख लो, in rock salt structure, each cation is octahedrally surrounded. Each cation is octahedrally surrounded by 6 anions. Each cation is octahedrally surrounded by 6 anions. And each anion is surrounded by 6 cations. Therefore there exists 6:6 coordination number. अब ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर लिखते हैं इसमें एक स्टैंडर्ड हमेशा फॉलो होता है। ये पहला जो नंबर है ये हमेशा विथ रेस्पेक्ट टू कैटायन होगा, और दूसरा नंबर जो हम यहाँ पे लिखेंगे ये हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू एनायन होगा। अब आपने अगर गलत लिख दिया तो ये आपकी गलती मानी जाएगी, लिखना हमेशा ऐसे ही है, ठीक है? कैटायन के रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर को पहले, एनायन के रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर को बाद में, ठीक है? किस तरीके से लिखेंगे। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं, किसी भी आयनिक स्ट्रक्चर में अगर कैटायन और एनायन दोनों के रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, बराबर है, ऐसी सिचुएशन में वहां पे कैटायन वाले अरेंजमेंट को एनायन ऑक्यूपाई कर सकता है और एनायन वाले अरेंजमेंट को कैटायन ऑक्यूपाई कर सकता है। मतलब वहां पे कैटायन और एनायन अपना अरेंजमेंट को इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे अभी हमने बोला कि एनायन का सीसीपी है और कैटायन ऑक्टाहेड्रल वैड में है, हम उल्टा भी बोल सकते हैं कि कैटायन का सीसीपी है और एनायन ऑक्टाहेड्रल वैड में। लेकिन हमेशा हम क्या बोलना चाहते हैं? बड़ा जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो लैटिस स्फीयर और छोटा जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो वायर्ड स्फीयर कंसीडर किया जाता है, ठीक है ना? तो इस हिसाब से हम नॉर्मली क्या बोलेंगे? एनायन क्योंकि बड़े साइज का है तो एनायनिक लैटिस है, और वायर्ड के अंदर कौन है? कैटायन। ये बात समझ में आई? नोट पे लिखो।
लिखो, इफ in an ionic crystal, if in an ionic crystal coordination number of cation and anion are equal, coordination number of cation and anion are equal, coordination number of cation and anion are equal, then cation and anion, then cation and anion can interchange, then cation and anion can interchange their arrangement, then cation and anion can interchange their arrangement. तो तब वहां पे क्या होगा, कैटायन और एनायन अपना अरेंजमेंट को इंटरचेंज कर सकते हैं। और अगर ये इक्वल नहीं है तो फिर आप ये बोल नहीं सकते, ये गलत होगा। जैसे अब मैं यहाँ पे आपको विजुअलाइज करा देता हूँ कि कैसे अभी जो बात मैंने बताई आपको उसको आप कैसे विजुअलाइज कर सकते हो। जैसे अभी हमने बोला कि जो यूनिट सेल है, यूनिट सेल के कॉर्नर पे एनायन है, यूनिट सेल के कॉर्नर पे क्या है, एनायन, और फेस सेंटर पे एनायन, और एज सेंटर पे कैटायन, बॉडी सेंटर पे कैटायन, ये है ना अरेंजमेंट। अब हम बोलते हैं कि हम नया यूनिट सेल डिफाइन करते हैं। अब नए यूनिट सेल का कॉर्नर हम कहां ले गए, इस एज सेंटर को कॉर्नर बना दिया हमने। पहले यूनिट सेल यहां से स्टार्ट हो रहा था ना, इस कॉर्नर से। आप लोग जब मैं इस कॉर्नर उस कॉर्नर की बात करता हूं तो समझ पाते हो प्रणत? यस सर। मैं जब बोलता हूं ये कॉर्नर और वो कॉर्नर, तो ये समझ पाते हो कौन से कॉर्नर की बात हो रही? यस सर। मतलब जहां बैठे हुए ना, मेरा हाथ देखा करो कि तुम भी वही बैठ करके अपना हाथ पीछे की तरफ ले जाओ। सर मैं हम कमरे का ऐसे कौन सा मेजरमेंट देख कॉर्नर है? रहे थे। तो थोड़ी तो दिक्कत है भाई, क्या किया जा सकता है। तो देखो मैंने क्या बोला, अभी हम यूनिट सेल को इस कॉर्नर से स्टार्ट मान रहे हैं, जहां पे हमने किसको रखा है, एनायन को। अब हम बोलते हैं यूनिट सेल बदल रहे हैं। अब यूनिट सेल का स्टार्ट हम उस एज सेंटर से मान रहे हैं, एज सेंटर। तो एज सेंटर पे क्या रखा है हमने, कैटायन रखा भाई, कैटायन, वहां कैटायन है। सिर्फ हम पोजीशन बदल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं बदल रहे। कॉन्स्टिट्यूएंट जो जहां है वैसे ही है। हमने अब यूनिट सेल की, यूनिट सेल का जो स्टार्ट पॉइंट है वो बदल दिया। क्लियर? अब देखो, एक कॉर्नर वो एज सेंटर बन गया और एक कॉर्नर ये वाला एज सेंटर बन गया। एक कॉर्नर ये नीचे वाला एज सेंटर हो जाएगा, एक कॉर्नर इधर नीचे वाला एज सेंटर हो जाएगा। इनको मिला दो, एक फेस बन गया। अब जरा इस फेस को विजुअलाइज करो। इस फेस के कॉर्नर पे तो कैटायन है और फेस सेंटर अब यहां पे एज सेंटर बन गया है। देखो भाई, देखो, ये जो फेस सेंटर था पहले वाले यूनिट सेल का, अभी वो जो एज जा रही है उसका सेंटर हो गया ना, वो एज सेंटर बन गया। और वहां पहले क्या था, एनायन, अभी भी वहां क्या है, एनायन। यानी कि एज सेंटर पे क्या आ गया, एनायन, कॉर्नर पे क्या आ गया, कैटायन। ठीक। और एक चीज और विजुअलाइज करो, ये जो फेस आपने डिफाइन किया है, ये फेस पुराने वाले यूनिट सेल का बॉडी सेंटर को भी कंटेन कर रहा है। ओल्ड यूनिट सेल का बॉडी सेंटर भी इसी फेस के अंदर है, और उस बॉडी सेंटर पे क्या था, कैटायन था। अभी वो बॉडी सेंटर इस फेस का फेस सेंटर हो गया। इसका मतलब कैटायन कहां कहां गया, कॉर्नर पे आ गया और फेस सेंटर पे आ गया। तो मतलब कैटायन का एफसीसी हो गया और एनायन कहां आ गया, ऑक्टाहेड्रल वाइड। एज सेंटर ऑक्टाहेड्रल वाइड होता है। आया समझ में भाई? तो ये समझ लेना, अब इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे वो रट्टाफिकेशन पे जाओ। क्या कि अगर कैटायन और एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर है तो कैटायन वाला अरेंजमेंट को एनायन और एनायन वाला अरेंजमेंट को
कैटायन। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इन रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर कैटायन occupies CCP lattice whereas anion occupy all the octahedral wad present in the CCP lattice of cation। अगर ये बोलते हैं ना तो गलत नहीं है, ये भी सही है। ये क्लियर हो गया भाई सबको? यस सर। भाई ऑनलाइन बच्चों जरा आपका रिस्पॉन्स जरूर मिलना चाहिए भाई। यस सर, क्लियर है यस सर। सर। यस सर। अब देखो, अगर हम रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर को कंसीडर करें तो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में कौन से वैड में कैटायन प्रेजेंट है? ऑक्टाहेड्रल वैड में। ऑक्टाहेड्रल वैड का रेडियस रेशियो कितना होता है? 0.414। ठीक, तो अगर आप कैटायन को एग्जैक्टली फिट करना चाहते हो ऑक्टाहेड्रल वैड में तो रेडियस रेशियो कितना होना चाहिए? 0.414। लेकिन मैंने बोला था कि जो रियल स्ट्रक्चर होगा उसमें लैटिस स्फीयर्स का कांटेक्ट नहीं होता। लैटिस स्फीयर का कांटेक्ट अगर नहीं हो रहा है तो ये अच्छा है, इससे स्टेबिलिटी बढ़ेगी। लैटिस स्फीयर का अगर कांटेक्ट होगा तो वो लैटिस स्फीयर लाइक चार्ज स्फीयर है, लाइक चार्ज स्फीयर है तो क्या होगा? उनके बीच में रिपल्सन होगा। रिपल्सन अगर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम होगी। क्लियर है ना? तो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में थियोरेटिकली रेडियस रेशियो कितना होना चाहिए था? 0.414। लेकिन इसका एग्जाम्पल होता है सोडियम क्लोराइड। रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर का रिप्रेजेंटेटिव किसको मानते हैं? NaCl को। ठीक है, तो NaCl में जो रेडियस रेशियो ऑब्जर्व होता है वो 0.51 होता है। कितना होता है? 0.51। इसका मतलब इससे आपने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया कि सोडियम क्लोराइड के अंदर क्लोराइड एंड कांटेक्ट नहीं होगा। सोडियम एंड क्लोराइड एंड कांटेक्ट होगा लेकिन क्लोराइड एंड कांटेक्ट नहीं होगा, क्योंकि एनायन एनायन कांटेक्ट तभी हो सकता है जब रेडियस रेशियो एग्जैक्टली 0.414। ठीक है, इस बात को नोट कर लो। देखो, इन सोडियम क्लोराइड observed radius ratio in sodium chloride, observed radius ratio is equal to 0.51. Therefore 0.51 होना कितना चाहिए था? 0.414। 0.51। Therefore anion contact loses. Therefore anion contact loses and crystal occupy expanded CCP lattice. Expanded CCP lattice। भाई वायर्ड के अंदर अगर वायर्ड से बड़ा स्फीयर को आप रखना चाहोगे तो उसको तो अपने लिए ज्यादा जगह चाहिए ना। तो ज्यादा जगह चाहिए तो क्या करेगा? वो लैटिस स्फीयर को पीछे की तरफ पुश करेगा। तो लैटिस स्फीयर को जब वो बैकवर्ड पुश करेगा तो लैटिस स्फीयर का कांटेक्ट खत्म हो जाएगा और एक्सपैंडेड सीसीपी लैटिस ऑब्जर्व। ये क्लियर हो गया? अब देखो बात आती है रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा। ठीक है, तो लिखो पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। वैसे नॉर्मली आयनिक स्ट्रक्चर के पैकिंग फ्रैक्शन को लेकर के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, नॉर्मली नहीं पूछे जाते। ठीक है, बट स्पेशल इंफॉर्मेशन के तौर पे आपको इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। कोई नई बात इसमें है नहीं, कॉन्सेप्ट वही है, उसी तरीके से निकाला जाएगा जैसे आपने पहले निकाला। तो पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। कैसे निकालेंगे भाई? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट स्फीयर। तो 4 कैटायन है और 4 एनायन है, तो क्या लिखेंगे? 4 × 4/3
पाई RC क्यूब प्लस 4 इंटू 4/3 पाई RA क्यूब। ये वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट स्फीयर हो गया, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल तो क्यूबिक है, और वहां पे लैटिस किसका है? एनायन का, एनायनिक लैटिस है ना। क्रिटिकल कंडीशन में एनालिसिस करें, तो क्रिटिकल कंडीशन में अगर हम एनालिसिस करें तो हम ये बोलेंगे कि a√2 इज इक्वल टू 4RA, a√2 इज इक्वल टू 4RA, तो a इज इक्वल टू 2√2RA होना चाहिए ना। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा? 2√2RA का होल क्यूब। ठीक है, तो 2√2 का क्यूब 16√2 आ गया, 2 का क्यूब 8, √2 का क्यूब 2√2, तो 8 इंटू 2√2 16√2। ऊपर में देखो ये 16 आ रहा है, ये कैंसिल हो गया। तो अब अगर आप देखो तो इसको आप लिख सकते हो पाई अपॉन 3√2 1 प्लस RC बाई RA का होल क्यूब। ये होना चाहिए पाई अपॉन 3√2 इंटू 1 प्लस RC बाई RA का होल क्यूब। यहाँ पे RC बाई RA क्रिटिकल कंडीशन में कितना होना चाहिए? 0.414, क्योंकि वायर्ड कौन सा है? ऑक्टाहेड्रल वायर्ड। अच्छा, पाई अपॉन 3√2 कितना होता है? 0.7404। पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। तो 0.7404 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0.414 का क्यूब। अब ये सॉल्व करके देखो कितना आता है। जीरो 0.7929। अप्रोक्सीमेशन नहीं यूज किया, एग्जैक्ट 0.7929 मतलब 7930, 0.7930, 79.3% स्पेस ऑक्यूपाइड है। अच्छा, जब अकेले एनायन प्रेजेंट था तब कितना स्पेस ऑक्यूपाइड था? 74.04%। अभी कितना ऑक्यूपाइड है? 79.3%। इसका मतलब कितना परसेंट स्पेस इंक्रीज कर गया कैटायन को इंक्लूड करने पे? 5.26%। परसेंटेज इंक्रीमेंट इन ऑक्यूपाइड स्पेस लिख लो, परसेंटेज इंक्रीमेंट इन ऑक्यूपाइड स्पेस, परसेंटेज इंक्रीमेंट इन, अच्छा इंक्रीमेंट की स्पेलिंग, इंक्रीज की स्पेलिंग जानता है? ई तक जा, INCRE, फिर उसका MENT कर दे। परसेंटेज इंक्रीमेंट in occupied space, in occupied space after inclusion of cation, after inclusion of cation in rock salt structure, in rock salt structure is equal to 5.26%, 5.26%। ध्यान देना, रियल जो क्रिस्टल्स होते हैं उनमें सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑक्यूपाइड स्पेस रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में ही होता है।
रियल क्रिस्टल्स की बात कर रहा हूँ। वैसे तो 2 डायमेंशनल एससीपी में आपने देखा 91% होता है, लेकिन वो रियल स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि रियल स्ट्रक्चर जो होगा 3D होगा, 3D स्ट्रक्चर होगा। अच्छा, आप देखो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल कौन कौन से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिखो एग्जाम्पल ऑफ रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल ऑफ रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, नंबर 1 लिखो ऑल एल्कैली मेटल हैलाइड, ऑल एल्कैली मेटल हैलाइड, ऑल एल्कैली मेटल हैलाइड, इन 3 को छोड़कर एक्सेप्ट सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड एंड सीजियम आयोडाइड, इनको छोड़ करके जितने भी अल्कैली मेटल हैलाइड्स हैं वो हमेशा रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। ठीक है, नंबर 2 लिखो ऑल एल्कलाइन अर्थ मेटल, ऑल एल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड एंड सल्फाइड, all alkaline earth metal oxide and sulfide, all alkaline earth metal oxide and sulfide except beryllium oxide and beryllium sulfide। ठीक है, बेरिलियम ऑक्साइड और बेरिलियम सल्फाइड को छोड़ करके जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड और सल्फाइड है वो हमेशा रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। अच्छा, एक चीज आप देखना, यहाँ पे जो एक्सेप्शन आ रहा है ना, ये एक्सेप्शन या तो सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं या ये जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, अभी उनको भी डिस्कस करना है। नंबर 3 लिखो, नंबर 3 ऑल सिल्वर मेटल हैलाइड्स, ऑल सिल्वर मेटल हैलाइड्स एक्सेप्ट सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, AgI को छोड़ करके बाकी सिल्वर के जितने भी हैलाइड्स है AgF, AgCl, AgBr, ये रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। इसी तरीके से आप लिख लो कॉपर के हैलाइड्स में सिर्फ क्यूप्रस फ्लोराइड CuF, बाकी जो CuCl, CuBr, CuI है वो इस स्ट्रक्चर को नहीं फॉलो करते। तो ये है एग्जाम्पल रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। अब आप नोट करो सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर, सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर, सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर, सीजियम की स्पेलिंग देख ले भाई, सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर। इसमें लिखो इन दिस स्ट्रक्चर एनायन ऑक्यूपाई सिंपल क्यूबिक लैटिस। इसमें लोग जो है ना बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर देते सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर में। मैंने देखा कई सारे टीचर्स इसको BCC बोलते हैं।
लेकिन बीसीसी जो है वो दोनों का कंबाइंड अरेंजमेंट, मतलब कैटायन और एनायन का जो कंबाइंड अरेंजमेंट है वो बीसीसी है। एनायन का अरेंजमेंट को लेकर के लैटिस डिफाइन होगा। तो एनायनिक अरेंजमेंट जो सिंपल क्यूबिक है, क्या लिखा आपने इन दिस स्ट्रक्चर, एनायन ऑक्यूपाई सिंपल क्यूबिक लैटिस, whereas cation occupy the cubic wad, whereas cation occupy the cubic wad present in the simple cubic lattice of anion. Cation occupy the cubic wad present in the simple cubic lattice of anion. अगर इसका स्ट्रक्चर को आपको ड्रॉ करना हो तो ड्रॉ तो कर ही सकते। रैंक ऑफ एनायन क्या हो जाएगा भाई, 8 इंटू 1/8, 1, 8 एट कॉर्नर, रैंक ऑफ कैटायन ए कहाँ है, 1 एट बॉडी सेंटर इंटू 1, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ए बी, सिंपलेस्ट फॉर्मूला ए बी, रैंक 1। ठीक, अब कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं। कैटायन कहाँ है, क्यूबिक वायड के अंदर। क्यूबिक वायड कितने लैटिस स्फीयर से सराउंडेड होता है, 8। तो आप बोल सकते हो ईच कैटायन इज क्यूबिकली सराउंडेड बाय 8 एनायंस। ईच कैटायन इज क्यूबिकली सराउंडेड बाय 8 एनायंस and each anion is surrounded by how many cations? एनायन कहाँ है, कॉर्नर पे। एक कॉर्नर कितने यूनिट सेल का पार्ट होता है, 8 यूनिट सेल का। हर यूनिट सेल के बॉडी सेंटर पे एक एक कैटायन रखा होगा, है कि नहीं, 8। तो आप मतलब समझ में आ गया ना, इसका मतलब यहां भी कैटायन और एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर आ रहा है, आ रहा है। इसका मतलब यहां भी कैटायन और एनायन अपना अरेंजमेंट को इंटरचेंज कर सकते हैं। लिखो, इन दिस स्ट्रक्चर each cation, in this structure each cation is cubically surrounded by 8 anion, cubically surrounded by 8 anion, and each anion is surrounded by 8 cation, is surrounded by 8 cation. Therefore there exist 8:8 coordination number. अब अगर आपसे ये बोला जाए कि रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर है, उस पे हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं। रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर पे क्या अप्लाई करते हैं, हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो उसका अरेंजमेंट क्या हो जाना चाहिए, सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने पे कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ना चाहिए। तो 6:6 से बढ़ करके वो 8:8 हो जाएगा। ऐसा ही सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर है, टेम्परेचर बढ़ा दो, क्या बन जाएगा, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर बन जाएगा।
पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर क्या होगा भाई? 8 नहीं, 1 है ना, 1 कटैन 1 एनायन, 1 into 4/3 pi RC cube plus 1 into 4/3 pi RA cube divided by A cube. A यहाँ पे लैटिस किसका है? एनायन का. कैसा? सिंपल क्यूबिक. सिंपल क्यूबिक में क्रिटिकल कंडीशन में कांटेक्ट एज के अलॉन्ग होता है. A is equal to 2RA. A क्यूब यानी कि 2RA का होल क्यूब. तो ये कितना आ जाएगा भाई? pi/6 इंटू 1 प्लस RC/RA का होल क्यूब. फॉर क्यूबिक वायर्ड RC/RA इज इक्वल टू अब इसको पुट करके पैकिंग फ्रैक्शन निकालो. कैलकुलेटर वैल्यू थोड़ी कम क्यों बता रहा है? कोई वैल्यू तो कम करके ले रहा है क्या? .7293 आना चाहिए. पिछली वाले भी वैल्यू 0.04 की कमी है. नो, ये तो चाइनीज कैलकुलेटर हो गया. तो परसेंटेज ऑक्यूपाइड स्पेस यहाँ पे कितना आ गया भाई? 72.93%. और सिर्फ जब एनायन था तब कितना था? 52.4%. सिंपल क्यूबिक था ना पहले. तो अकेले एनायन की प्रेजेंस में था 52.4%. कैटायन को इंक्लूड कर लिया तो कितना हो गया? 72.93%. तो कितना बढ़ गया? 20.53% का इंक्रीमेंट हो जाता. ठीक है, तो लिख लो. इन सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर आफ्टर इंक्लूजन ऑफ कैटायन in cesium chloride structure, after inclusion of cation, percentage increment in occupied space, percentage increment in occupied space. आज तुझे इंक्रीमेंट की स्पेलिंग याद हो गई. Percentage increment in occupied space is equal to 20.53%. अब इसके एग्जाम्पल लिख लो. एग्जाम्पल ऑफ सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर. Example of cesium chloride structure. नंबर 1 लिखो.
सीजियम क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। सीजियम, ऐसा लिखो, सीजियम क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एंड साइनाइड। साइनाइड भी है उसको। इसी तरीके से लिखो थैलियम। थैलियम सिंबल TH। बोरॉन ग्रुप का एलिमेंट है। तो थैलियम, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एंड साइनाइड, उसका भी साइनाइड। ठीक है, इसी तरीके से लिखो अमोनियम। अमोनियम, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड अमोनियम, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। इसी तरीके से लिखो टाइटेनियम। टाइटेनियम, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। TiCl, TiBr, TiI। तो ये है एग्जांपल सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर। क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। इसमें थैलियम, थैलियम में क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एंड साइनाइड। चलो अब आप नोट करो नेक्स्ट, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। है 7-8, बाकी आगे उतना टाइम नहीं लगना। जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर देखो, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो है जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड के लिए दो अरेंजमेंट ऑब्जर्व होते हैं। ठीक है, एक अरेंजमेंट इसका है जिसको बोलते हैं स्फेलेराइट, शायद मैंने बताया हुआ, स्फेलेराइट। और दूसरा अरेंजमेंट है वुडजाइट। ठीक है, ये दो अरेंजमेंट है। दोनों में फर्क ये है कि स्फेलेराइट में एनायनिक CCP होता है। स्फेलेराइट में क्या होता है? एनायनिक CCP होता है। और वुडजाइट में एनायनिक HCP होता है। बस ये डिफरेंस है। ठीक है, स्फेलेराइट में एनायनिक CCP और वुडजाइट में एनायनिक HCP। केटायन का अरेंजमेंट दोनों में एक जैसा होता है। दोनों में केटायन जो है ना वो टेट्राहेड्रल वायड के अंदर लाई करता है और 50% टेट्राहेड्रल वायड ऑक्यूपाइड होता है। तो यहां पे हम जो जिंक ब्लेंड की बात कर रहे हैं, जिंक ब्लेंड का मतलब होता है स्फेलेराइट। स्फेलेराइट, ठीक है, जिंक ब्लेंड का मतलब स्फेलेराइट। तो जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर हम बोले चाहे उसको स्फेलेराइट स्ट्रक्चर बोले। तो अब आप इसका डिटेल लिख लो।
in this structure, anion occupies CCP. In this structure, anion occupies CCP. Whereas cation occupy 50% of total number of tetrahedral band. 50% of total number of tetrahedral band alternately. 50% of total number of tetrahedral band alternately. अब जरा आपको ये लोकेट करना है कि एक कॉर्नर के सराउंडिंग में नियरेस्ट टेट्राहेड्रल वाइड लोकेशन कितनी है। अभी मैंने बताया था कि एक कॉर्नर के सराउंडिंग में नियरेस्ट ऑक्टाहेड्रल वाइड लोकेशन 6 होती है। तो कॉर्नर के सराउंडिंग में नियरेस्ट टेट्राहेड्रल वाइड लोकेशन कितनी होगी? तो अगर आप देखो एक कॉर्नर 8 यूनिट सेल का पार्ट है। हर यूनिट सेल में एक बॉडी डायगोनल पास करेगा उस कॉर्नर से। जब ये बोलता हूं तो उस इमेजिनरी दुनिया में चले जाएगा, समझ में आया कि नहीं? तभी सॉलिड स्टेट सॉलिड बन पाएगा। तो मैंने बोला कि एक कॉर्नर 8 यूनिट सेल का पार्ट है। हर यूनिट सेल में एक बॉडी डायगोनल वहां से पास कर रहा है। उन बॉडी डायगोनल्स पे दो टेट्राहेड्रल वाइड हैं। इसका मतलब कि एक कॉर्नर से पास होने वाले बॉडी डायगोनल पे टोटल 16 टेट्राहेड्रल वाइड है। उसमें से 8 A√3/4 डिस्टेंस पे है। कॉर्नर से टेट्राहेड्रल वाइड A√3/4 डिस्टेंस पे ही होता है। नहीं समझ में आया? अरे कॉर्नर से A√3/4 डिस्टेंस पे आते हो तो टेट्राहेड्रल वाइड एग्जिस्ट करता है। फिर वहां से A√3/4 डिस्टेंस और आगे जाते हो ऑक्टाहेड्रल वाइड। वहां से A√3/4 डिस्टेंस और आगे जाते हो अगला टेट्राहेड्रल वाइड। फिर A√3/4 डिस्टेंस जाते हो तो कॉर्नर आ जाता है। आया समझ में? तो A√3/4 डिस्टेंस पे टोटल कितने टेट्राहेड्रल वाइड है? 8। बाकी जो 8 टेट्राहेड्रल वाइड है वो तो दूर है। तो नियरेस्ट लोकेशन पे जो टेट्राहेड्रल वाइड है उसको काउंट करें। ठीक है, नोट पे लिखो टोटल नंबर ऑफ नियर बाई टेट्राहेड्रल वाइड total number of nearby tetrahedral band in surrounding of a given corner बोल सकते हो या लैटिस स्फीयर बोल सकते हो। in surrounding of a given corner is equal to 8। ठीक है, तो अब आपको ये याद रखना है कि एक कॉर्नर के नियरेस्ट लोकेशन पे 6 ऑक्टाहेड्रल वाइड और 8 टेट्राहेड्रल वाइड होते हैं। यहाँ पे कितने ऑक्यूपाइड हैं? 50%, मतलब कितने? 4। तो एक एनायन कितने कैटायन से सराउंडेड होगा? 4। एक कैटायन कितने एनायन से सराउंडेड होगा? 4, क्योंकि कैटायन कहाँ है? टेट्राहेड्रल वाइड के अंदर है। टेट्राहेड्रल वाइड के अंदर है तो वो 4 लैटिस स्फीयर के बीच में होगा। अब लिखो, क्या लिखो? पहले रैंक लिखो।
पहले रैंक लिखते भाई, रैंक निकाला क्या? रैंक ऑफ एनायन क्या? 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2 4। रैंक ऑफ केटायन कहाँ कहाँ है भाई? आधे टेट्राहेड्रल बॉन्ड। तो आधे मतलब हाफ इंटू 8 इंटू 1 कितना गया? 4। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आया? A4B4। सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या आया? AB। रैंक क्या आई? 4। अब इसको समझने के लिए तो कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता ना। अगले को, each cation is tetrahedrally surrounded by, each cation is tetrahedrally surrounded by 4 anions and each anion is surrounded by 4 cations. Therefore there exists 4:4 coordination. इसका मतलब यहां भी इंटरचेंज हो सकता है। पैकिंग फ्रैक्शन फोर इंटू 4/3 pi RC क्यूब प्लस 4 इंटू 4/3 pi RA क्यूब डिवाइडेड बाई CCP लैटिस एनायन का है, ठीक है, 2√2 RA का होल क्यूब। कितना आ गया भाई? वही एक्सप्रेशन आ गया जो रॉक सॉल्ट में आया था। बट वैल्यू वही नहीं आएगी क्योंकि वायर्ड बदल गया है, ठीक है। कौन सा वायर्ड है यहाँ पे? तो अभी ये वैल्यू पुट करके पैकिंग फ्रैक्शन बता दो। एट और तूने 0.04 अपनी तरफ से पहले बढ़ा दिया क्या? तो 0.04 कम कर ले। यहाँ पे कितना इंक्रीमेंट हुआ भाई परसेंटेज ऑक्यूपाइड स्पेस को? सिर्फ 0.8% का। कैटायन को इंक्लूड करने के बाद 0.8% का इंक्रीमेंट इन ऑक्यूपाइड स्पेस ऑब्जर्व होता है।
इसके एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल लिखो, बेरिलियम ऑक्साइड एंड बेरिलियम सल्फाइड। दूसरा एग्जाम्पल लिखो, सिल्वर आयोडाइड। ये सब एक्सेप्शन थे वहां पे रॉक सॉल्ट में। सिल्वर आयोडाइड। तीसरा एग्जाम्पल लिखो, क्यूप्रस क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। क्यूप्रस क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। और चौथा एग्जाम्पल लिखो इसका, डायमंड, कार्बोरंडम। कार्बोरंडम क्या होता है? तो भी इसी अरेंजमेंट को फॉलो करता है। तो अब जरा डायमंड के बारे में कुछ लिख लेते हैं। डायमंड लिखो, डायमंड स्ट्रक्चर। डायमंड स्ट्रक्चर, डायमंड स्ट्रक्चर, because this structure is analogous to जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। ये जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर के एनालॉगस स्ट्रक्चर है। लेकिन डिफरेंस क्या है? लिखो, विथ द difference that both cationic and anionic lattice point, with the difference that both cationic and anionic lattice point is occupied by carbon atom. जहां एनायन था, यहां पे बोल रहे हैं वहां भी कार्बन है, और जहां कैटायन था इसमें बोल रहे हैं वहां भी कार्बन। ठीक है, तो इसका मतलब कार्बन कहां कहां पे है? सारे कॉर्नर पे, सारे फेस सेंटर पे, और आधे टेट्राहेड्रल बैड, आधे टेट्राहेड्रल बैड। ऐसे सिलिकॉन कार्बाइड का जो स्ट्रक्चर होगा उसमें सिलिकॉन का सीसीपी हो जाएगा, और उस सीसीपी के अंदर जो आधे टेट्राहेड्रल बैड होंगे उनमें कार्बन प्रेजेंट होगा। इसका उल्टा भी बोल सकते। इसका मतलब है कि डायमंड स्ट्रक्चर में पर यूनिट सेल कितने कार्बन होंगे? चार कैटायन थे तो वहां भी कार्बन, 4 एनायन थे वहां भी कार्बन, तो 8 कार्बन एटम पर यूनिट सेल होगा। ठीक है, डायमंड स्ट्रक्चर में पर यूनिट सेल कितने कार्बन एटम होंगे? 8। अच्छा, डायमंड स्ट्रक्चर में आप ये भी बोल सकते हो कि अगर वहां पे कार्बन का रेडियस गिवन है, कार्बन का रेडियस गिवन है, तो फिर आप यूनिट सेल का वॉल्यूम निकाल सकते हो। अगर कार्बन का रेडियस गिवन है तो यूनिट सेल का वॉल्यूम निकाल सकते। कैसे निकाल सकते हो भाई? कार्बन का रेडियस अगर गिवन है तो इसका मतलब आप बोल सकते हो कि एक कार्बन जो है कॉर्नर पे होगा, तो एक कार्बन जो है टेट्राहेड्रल बैड के अंदर होगा। तो कॉर्नर और टेट्राहेड्रल बैड के बीच का डिस्टेंस a√3/4 होता है। a√3/4 2r के बराबर हो जाएगा। कॉर्नर वाले कार्बन का रेडियस प्लस टेट्राहेड्रल बैड वाले कार्बन का रेडियस के सम के बराबर होगा ना a√3/4। a√3/4 इज इक्वल टू 2r, तो वहां से a निकल जाएगा इन टर्म्स ऑफ r, और a मिल गया तो फिर आप वॉल्यूम निकाल सकते हो, वॉल्यूम ऑफ डायमंड यूनिट सेल।
समझ में आ रहा है? अब आप नोट करो, नेक्स्ट स्ट्रक्चर लिखो डायमंड स्ट्रक्चर के बाद, फ्लोराइट स्ट्रक्चर। फ्लोराइट, फ्लोराइट स्ट्रक्चर लिखो। इन दिस स्ट्रक्चर cation occupies CCP lattice, जहां cation anion से बड़ा होता है। In this structure cation occupies CCP lattice, whereas anion occupy all the tetrahedral band present in the CCP lattice of cation. Present in the CCP lattice of cation. कैटायनिक सीसीपी में जितने भी टेट्राहेड्रल बॉन्ड होंगे, हर टेट्राहेड्रल बॉन्ड को एनायन ऑक्यूपाई करेगा। तो रैंक कैटायन की और हो जाएगा रैंक ऑफ एनायन सारे टेट्राहेड्रल बॉन्ड ऑक्यूपाइड है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ गया? A4B8। सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या आ गया? AB2। रैंक क्या आ गई? 4। ठीक है। अच्छा, अब कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम यहाँ पे देखें तो कैटायन कहाँ पे है भाई? यहाँ पे कैटायन का सीसीपी है, तो कॉर्नर पे है कैटायन। उस कैटायन के सराउंडिंग में नियरेस्ट टेट्राहेड्रल बॉन्ड कितने हैं? 8। सारे ऑक्यूपाइड है। ठीक है। और एनायन कहाँ है टेट्राहेड्रल बॉन्ड में? एनायन टेट्राहेड्रल बॉन्ड में है ना। तो एनायन के सराउंडिंग में 4 कैटायन और कैटायन के सराउंडिंग में 8 एनायन। लिख लो। इन दिस स्ट्रक्चर each cation is surrounded by in this structure each cation is surrounded by 8 anion and each anion is tetrahedrally surrounded by 4 cation. Each anion is tetrahedrally surrounded by 4 cation. Therefore, there exists 8:4 coordination number. क्या यहाँ पे ये अपना अरेंजमेंट को इंटरचेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एक बात आप और देख सकते हो, इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो है और जो इनका रैंक का रेशियो है,
ये आपको उल्टा दिखेगा और ये हमेशा ऑब्जर्व होता है। तो नोट में एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखो, देखो in an ionic structure, in an ionic structure, the ratio of coordination number, the ratio of coordination number of cation and anion, the ratio of coordination number of cation and anion is always reciprocal, is always reciprocal to the ratio of their ranks, to the ratio of their ranks. So rank of cation upon rank of anion is equal to coordination number of anion upon coordination number of cation. तो इससे क्या है, आप दोनों की अगर रैंक पता है, एक का कोऑर्डिनेशन नंबर पता है, तो दूसरे का कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन, क्या हो जाएगा, कितने केटैन, 4, कितने एनायन, लैटिस किसका, केटैन का, कौन सा, ये होना चाहिए भाई, वायर्ड है यहाँ पे, RA/RC वैल्यू यहाँ पे 0.225 होगी और इसको पुट करके देखो कितना आता है, जीरो 0.7572। एग्जाम्पल लिख लो इसके, ऑल एल्कलाइन अर्थ मेटल हैलाइड्स, जितने भी एल्कलाइन अर्थ मेटल हैलाइड्स हैं, जैसे बेरियम क्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड, ठीक है, स्ट्रांसियम आयोडाइड,
मैग्नीशियम क्लोराइड। तो आप जितने भी एल्कलाइन अर्थ मेटल हैलाइड्स हैं सबको देखोगे इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करें। नंबर 2 लिखो थोरियम ऑक्साइड। थोरियम ऑक्साइड, इसको थोरिया भी बोलते हैं, थोरिया। एंड यूरेनियम ऑक्साइड। UO2। अब आप लिखो एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, नेम से पूरी पिक्चर समझ में आ जाती है। एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर क्या है भाई? फ्लोराइड स्ट्रक्चर में केटायन का सीसीपी था, एनायन उसमें टेट्राहेड्रल वाइड को ऑक्यूपाई कर रहा था। यहां पे एनायन का सीसीपी होगा और केटायन उसमें टेट्राहेड्रल वाइड को ऑक्यूपाई करेगा। तो लिख लो, इन दिस स्ट्रक्चर अरेंजमेंट ऑफ केटायन एंड एनायन, in this structure arrangement of cation and anion is just reverse. In this structure arrangement of cation and anion is just reverse to that of fluoride structure, to that of fluoride structure. तो रैंक ऑफ एनायन यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4। एनायन का सीसीपी है। रैंक ऑफ केटायन टाइम हो गया? अच्छा, हाँ, इसको पता चल गया। मुझे लग रहा है इसमें टाइमर लगा हुआ है, तो कंप्लीट कर लो इसको। रैंक ऑफ केटायन क्या आ गया भाई? 8। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला A8B4, A8B4। सिंपलेस्ट फॉर्मूला A2B और रैंक 4। ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर देखें तो अभी यहाँ पे केटायन कहाँ है? केटायन का टेट्राहेड्रल बॉन्ड में, तो 4 एनायन से सराउंडेड होगा और एनायन कॉर्नर पे, तो उसके सराउंडिंग में 8 टेट्राहेड्रल बॉन्ड होंगे। तो 4:8 कोऑर्डिनेशन नंबर, 4:8 कोऑर्डिनेशन नंबर। फोर इज टू 8 कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है। अब देखो पैकिंग फ्रैक्शन का एक्सप्रेशन आप निकालोगे, लिख लो पैकिंग फ्रैक्शन, सीधे अब एक्सप्रेशन लिखवा देता हूं। क्या जाएगा? π/3√2 ब्रैकेट में 1 + 2 टाइम्स RC/RA का होल क्यूब। उधर RA/RC था, यहाँ RC/RA हो जाए। बाकी टेट्राहेड्रल वाइड है तो सेम वैल्यू आएगी, वही वैल्यू लिख लेना पैकिंग फ्रैक्शन।
इसके एग्जाम्पल लिख लो। ऑल एल्कली मेटल ऑक्साइड एंड सल्फाइड, ऑल एल्कली मेटल ऑक्साइड एंड सल्फाइड। तो Na2O, K2O, Rb2O, CS2O, Na2S, K2S, Rb2S, CS2S। ध्यान देना सिर्फ ऑक्साइड है, पर ऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड नहीं। तो मैं ऑक्साइड होना चाहिए, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड को नहीं कंसिडर करूंगा। अब इसके बाद अगला स्ट्रक्चर आता है कोरंडम स्ट्रक्चर। कोरंडम स्ट्रक्चर कितने हो गए? तो अब अभी डिस्कस करना है कोरंडम स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद स्पाइनल स्ट्रक्चर, उसके बाद इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर, और फिर एक लास्ट डिस्कस करेंगे पर्वोस्काइट स्ट्रक्चर। बस इतने कितने, बस इतने, 3 और 1 4। तो अब डीपीपी डिस्कस करते हैं। अब आज वाली भी कर सकते, आज वाली इसी पे बेस्ड है। अच्छा, कल वाले में कुछ पूछ रहा है? 14 डे 4। हाँ, कौन कौन सा फिर बोलो। क्वेश्चन नंबर 14 भाई, डे 4 में क्वेश्चन नंबर 14 देखो। बोला मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ कोबाल्ट, मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ कोबाल्ट used in recording tapes crystallizes with cobalt ions occupy 1/8 of tetrahedral band and 1/2 of octahedral band of cubic close packed array of oxide ion, the simplest formula of the oxide। अब देखो ऑक्साइड की रैंक तो 4 हो जाएगी क्योंकि उसका सीसीपी है। अब कोबाल्ट की रैंक क्या होगी ये देखना है। तो कोबाल्ट जो है 1/8 टेट्राहेड्रल बैड को 8 × 1/8 और हाफ ऑक्टाहेड्रल बैड को तो हाफ × 4 तो 3 हो जाएगा। तो CO3O4 क्या आया? CO3O4। ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये स्पाइनल स्ट्रक्चर होता है। यही जो अभी आपने देखा इसी को स्पाइनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसमें बेसिकली कोबाल्ट के 2 आयन्स इन्वॉल्व होते हैं। एक कोबाल्ट का +2 आयन होता है और दूसरा कोबाल्ट का +3 आयन होता है। मिक्स्ड ऑक्साइड है ये भाई। देखो O4 है, O4 है तो -8 चार्ज हो गया, यानी कि कैटायन पे कुल मिलाकर के +8 चार्ज होना चाहिए और कैटायन 3 ही है। 3 कोबाल्ट के ऊपर +8 चार्ज होना चाहिए, एक पे +8/3 होना चाहिए। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शनल आ रही है तो हमेशा वो एलिमेंट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट एक्वायर करेगा। ठीक है, क्या होना चाहिए यहाँ पे? 2 कोबाल्ट +3 होगा और 1 कोबाल्ट +2 होगा। 1 कोबाल्ट +2 और 2 कोबाल्ट +3। अवस्थी के भी पूछते, वो भी बता सकता हूँ। और कौन सा?
17। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बोलते हैं इफ द लैटिस ऑफ एफसीसी, in the lattice of FCC, one of the possible unit cell is body centered tetragonal. Body centered tetragonal. Tetragonal में क्या होता है भाई? A is equal to B but it is not equal to C. Body centered, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल उसके अंदर एग्जिस्ट करता है। One of the possible units है। अगर हम इस तरीके से कंसीडर करें कि जैसे ये सेंटर है और वो है सेंटर उस पे वहां पीछे, उनको मिलाओ, ये सेंटर और इसे सेंटर को मिलाओ, ठीक, और फिर इसको इससे मिला दो, उस ए सेंटर को उससे मिला दो, तो ये क्या स्क्वायर बनेगा? पक्का? a/2 ये लेंथ हो जाएगी a/√2, a/√2, ये लेंथ भी a/√2 ही है। बाकी ऑप्शन को देख लो, फिर उसके बाद देखते हैं। एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, ये तो होता ही है। नंबर ऑफ नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर इन एफसीसी, भाई एफसीसी में नियरेस्ट नेबर तो 12 होते हैं, और नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर यानी कि कितना डिस्टेंस? ए डिस्टेंस, तो ए डिस्टेंस पे 6 होते हैं, सही है। नंबर ऑफ नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर इन बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल सिस्टम, टेट्रागोनल में कौन कौन से लैटिसेस हैं? प्रिमिटिव के साथ बॉडी सेंटर्ड है, प्रिमिटिव और फेस सेंटर्ड है, तीनों है टेट्रागोनल में। नहीं, 2 होने चाहिए, चेक करो 2 होंगे, प्रिमिटिव एंड बॉडी सेंटर। नंबर ऑफ नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर इन बॉडी सेंटर टेट्रागोनल, तो पहले तो टेट्रागोनल को विजुअलाइज करो। A is equal to B and it is not equal to C। एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड के सारे कॉर्नर पे क्या है? स्फीयर है, बॉडी सेंटर पे स्फीयर है। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या होगा? एज लेंथ नहीं, अब ये डिपेंड करेगा कि A is equal to B but it is not equal to C। वैसे तो बॉडी डायगोनल के लॉन्ग ही कांटेक्ट होना चाहिए, कांटेक्ट तो बॉडी डायगोनल के लॉन्ग होना चाहिए। बॉडी डायगोनल की लेंथ जो है वो यहाँ पे आपको निकालनी है। कैसे निकालोगे भाई?
बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला हो जाएगा। वैसे नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस तो हम ये इसी को कंसीडर करेंगे, ये बॉडी डायगोनल के अलोंग जो है कांटेक्ट होना चाहिए। तो कॉर्नर और बॉडी सेंटर के बीच का डिस्टेंस जो है ये नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होगा। तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस पे तो 8 होंगे, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस पे कितने होंगे? तो नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या होगा? आप छोटा एज को कंसीडर कर सकते हो। 2 एज होंगे ना, उसमें 2 टाइप के, 2 मतलब ए बी और सी है, तो ए और बी तो बराबर है, सी बड़ा है, ठीक है। तो ए और बी जो बराबर लेंथ के हैं, अगर वो छोटी लेंथ है तो फिर आप उसके अलोंग देखोगे, और अगर सी छोटी लेंथ है तो फिर सी के अलोंग देखोगे। मुझे लग रहा है ये गलत होना चाहिए। बी और सी तो क्लियर है कि ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ए और डी में से ए में बोला गया इन द लैटिस ऑफ एफसीसी वन ऑफ द पॉसिबल यूनिट सेल इज बॉडी सेंटर टेट्रागोनल। बॉडी सेंटर टेट्रागोनल, तो बनेगा कैसे बॉडी सेंटर टेट्रागोनल? हाँ नहीं, एक सेंटर से अगर आप बना रहे फिर स्क्वायर बन रहा है। भाई देखो, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि इस सेंटर को उससे मिला दो, तो वो डिस्टेंस ए बाई रूट 2 आ रही है। उस एस सेंटर को इससे मिला दो, ये भी ए बाई रूट 2 आ रही है, तो ये सब ए बाई रूट 2 तो एक स्क्वायर बन गया ना। ऐसे एक स्क्वायर नीचे की तरफ बन जाएगा। फिर इनको जब आप मिलाओगे, अच्छा हाँ ये सही बोल रहे हो, ठीक है भाई बन गया। ये एज सेंटर्स को मिला दो, ठीक है, एक स्क्वायर फेस बन गया। ऐसे नीचे वाले जो एज सेंटर उनको मिला दो, एक और स्क्वायर फेस बन गया। फिर ऊपर वाले एज सेंटर को नीचे वाले एज सेंटर से जब मिलाओगे, उसकी लेंथ ए आएगी, और इसकी लेंथ क्या आई थी? ए बाई रूट 2। एज सेंटर से एज सेंटर ए बाई रूट 2, ठीक है। फेस पे जो एज सेंटर है वहां पे लेंथ क्या आ रही है? ए बाई रूट 2 आ रही है। और यहां जो एज सेंटर, जैसे ये ऊपर एज सेंटर और नीचे एज सेंटर, ये लेंथ कितनी आ रही है? ए आ रही है। इसलिए ए इज इक्वल टू बी बट इट इज नॉट इक्वल टू सी वाली सिचुएशन। और इसके अंदर जो है बॉडी सेंटर आ रहा है, बॉडी सेंटर जो है वो इसके अंदर आ रहा है, इसलिए ये बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल होगा। ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, फिर डी ही गलत होगा। और बताओ, 18 हो गया था। हाँ भाई तुम पूछो। थर्टी सिक्स एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो। क्वेश्चन लिखो। टंगस्टन हैज एटॉमिक रेडियस, टंगस्टन हैज एटॉमिक रेडियस of 0.136 nanometer.